तो यदि आपने टमाटो केचप के बोतल को जमीन पर फेंका और वो फैलते देखो, और एक पानी के बोतल को फेंक दो और उसको फैलते देखो, तो कौन तेजी से फैल पाएगा और कौन धीरे? पानी। तो लिक्विड के मूवमेंट के समय एक लेयर दूसरे लेयर पे रेजिस्टेंस तो अप्लाई करता होगा ना, तो दैट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इट इज रेजिस्टेंस between the surface of fluid. During flow. It is resistance between the surface of fluid during flow. यदि बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की, तो किसी नदी में आप देखो ये वाई डेप्थ में आ गए और उससे और नीचे गए डीवाई डेप्थ में, स्पीड कम हो गई, v माइनस v लेयर का स्पीड। तो हम लोग देखते क्या है, जो dy के डिफरेंस पर दो लेयर है उनमें रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ। वो जो फोर्स पर यूनिट एरिया वो रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा होगा एक लेयर दूसरे लेयर पे, ये प्रोपोर्शनल होगा dv बाई dy पे। माइनस साइन आता है, dv नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए। और कोई कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी का आप देखते हैं, इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। मटेरियल लिक्विड बदलेगा, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बदल जाने वाली है। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो विस्कोसिटी ज्यादा, रेजिस्टेंस कम होगा विस्कोसिटी कम। टमाटो केचप सुबह सुबह बोतल से निकालने में दिक्कत हो रही है ठंड में, तो उसको थोड़ा गर्म कर दो तो वो आसानी से बाहर आ सकता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर आप क्या उम्मीद करते हो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम हो गया या बढ़ गया? कम हो गया। याद रखिए, पॉइंट मार्क कर लीजिए कॉपी पे सब कोई। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड decreases with increase in temperature. Coefficient of viscosity of liquid decreases with increase in temperature. नोट कर लीजिएगा सुन करके,
coefficient of viscosity of liquid decreases with increase in temperature. But for gas, coefficient of viscosity increases with increase in temperature. But gas coefficient of viscosity is increases with increase in temperature. यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ईटा लिक्विड डिक्रीज होगा और ईटा गैस इंक्रीज होता है, ये ध्यान रखिएगा। न्यूटन्स फॉर्मूला में जो आपने देखा F बाई ए इक्वल्स टू ईटा माइनस dV बाई dy, यहां माइनस dV बाई dy को कहते हैं या dV बाई dy को कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। उसी तरह dt बाई dy होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट, dv बाई dx होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन में। ये ग्रेडियंट जनरली स्लोप के लिए यूज कर देते हैं, dy बाई dx ग्रेडियंट। तो लेंथ के रेस्पेक्ट में जो चेंज देख रहे होते हैं वेलोसिटी में, टेम्परेचर में, पोटेंशियल में, तो उनके लिए ग्रेडियंट टर्म जनरली फिजिक्स में यूज होते हैं, हम देखते हैं। तो न्यूटन्स फॉर्मूला क्या कहता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, और कांस्टेंट कोफिशिएंट जो आता है यहाँ उसको कहते हैं ईटा को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सोचो कांच का एक प्लेट और उसके ऊपर में एक दूसरा छोटा सा एक प्लेट रख दिया ए एरिया का, और उसमें रखने से पहले उस कांच के प्लेट पे टमाटो केचप बिखेर दिया था। ऊपर वाले प्लेट को हम स्लाइड करके ले जाना चाहते हैं v स्पीड से कांस्टेंट, तो क्या हमें फोर्स लगाना पड़ेगा या नहीं? और यदि लगाना पड़ेगा तो क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि वहां विस्कस फोर्स रोकने की कोशिश कर रहा होगा। ये जो फोर्स F देखते हैं वही है विस्कस फोर्स। रेजिस्टेंस ड्यू टू लिक्विड। सर नीचे वाली प्लेट स्मूथ है? नीचे वाली प्लेट जो है, यदि आपको प्लेट स्मूथ दिख रहा है या कष्ट दे रहा है, स्मूथ भी होगा तो चलेगा, रफ भी होगा तो चलेगा, तो उसको टेबल कह लीजिए तो टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा, और इसको प्लेट कह लीजिए। और ये बीच में है टोमेटो केचप,
या बीच में है कोई लिक्विड, ऑफ थिकनेस T, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है उसका। तो जो F एक्सटर्नल आप लगाना होगा आपको, वो कितना लगाना होगा, स्लाइड करके ले जाते हैं। लिक्विड के F विस्कस बाई A, ऊपर वाले लेयर का स्पीड वही होगा जो ऊपर वाले प्लेट का स्पीड है, और नीचे वाले लेयर का स्पीड वही होगा जो टेबल का स्पीड है। और थिकनेस कितना है T, तो F एक्सटर्नल किसके बराबर होगा, F विस्कस के बराबर हो जाएगा, A इंटू ईटा इंटू V बाय थिकनेस T। इसलिए मूव करो उसके अपोजिट लगेगा विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स सपोर्ट करता है लिक्विड के फ्लो को या अपोज करता है, अपोज कर रहा होगा। माइनस इसलिए गायब कर दिया क्योंकि डीवी में क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल ना, और डायरेक्शन मुझे खुद दिख रहा है, वो माइनस अपोज कर रहा है, इसके लिए नहीं आया है वहां। वहां माइनस किसके लिए आया था फॉर्मूले में, डीवी का मतलब क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल। तो न्यूटन्स फार्मूला लिखते वक्त नीचे जाते वक्त स्पीड बढ़ रही थी या कम हो रही थी, तो डीवी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव जाएगा। तो डीवी नेगेटिव होगा तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बनाया। तो जब हमने लिखे तो वहां पर तो मैंने v माइनस 0 कर दिया, 0 माइनस v थोड़े निकले। ऊपर वाला लेयर का स्पीड वो होगा जो ऊपर वाले प्लेट का है, नीचे वाले लेयर का स्पीड वो होगा जो टेबल का है, तो v माइनस 0 बाई टी। यदि स्टोक्स लॉ देखें तो ये क्या कहता है, एक बॉल है, r रेडियस का, और v स्पीड से जा रहा है लिक्विड में। इस लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा। तो बॉल को जाने को ये लिक्विड रेजिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो रेजिस्टेंस किधर होना चाहिए, तो ये F विस्कस कैसे लिखा जाए, उसके लिए ये रूल दे रहा है, सिक्स पाई ईटा आर भी, थैंक यू, 6 पाई ईटा आर भी। मुझे बताइए, यदि स्पीड ज्यादा कर दें तो रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, तो विस्कस फोर्स स्पीड पे डिपेंड करता है, जबकि नॉर्मल जो रेजिस्टेंस होता उसमें स्पीड का काइनेटिक फ्रिक्शन में कहाँ कोई रोल था। लेकिन जो विस्कस फोर्स होगा, एयर ड्रैग होगा, लिक्विड का ड्रैग होगा, तो स्पीड पे डिपेंड करता है।
और रेडियस बड़ा होगा तो ज्यादा लगेगा। स्टोक्स लॉ क्या किसी भी शेप के ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो या केवल स्फेरिकल? ये तो वो बोल के गए होंगे, वो क्या होता है? फॉर्मूले में क्या क्या है? रेडियस तो क्या ये क्यूब रखोगे तुम तो क्या रेडियस मिलेगा? नहीं। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में ये लॉ अप्लाई होगा। रेजिस्टेंस होगा तो सब पे, लेकिन ये लॉ कब अप्लाई होगा? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में। बाकी जगहों पे स्टोक्स के बदले राम मोहन सोहन लॉ बना लेना अपना। अब सोचो, लिक्विड कॉलम और लिक्विड कॉलम में हाँ अपन क्लास तो अब हम 2:30 बजे तक, ठीक है? हाँ 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 ठीक, हाँ ठीक। लिक्विड कॉलम में ऊपर से एक बॉल रख दो तुम, लेड बॉल रख दो लिक्विड कॉलम के ऊपर में। मान लो लिक्विड कॉलम पानी मत फील करो, शहद फील करो या टमाटो केचप फील करो और उस पर एक बॉल रख दो। रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ये लेड बॉल है। क्या ये बॉल तैरने लगेगा या नीचे जाएगा? नीचे जाएगा नीचे से। कुछ जाएगा क्या? कुछ के बाद क्या होगा? नहीं जाएगा नीचे। टमाटो केचप में रख के देखो। सोचो सोचो। अच्छा नीचे क्यों जाएगा? ग्रेविटी की वजह से। तो रोकेगा कौन? क्यों? बायसी बहुत पुरानी बात हो गई। तो बायसी तो होगा। बायसी होगा सर। वेलोसिटी कितनी है अभी? तो काहे का विस्कस? जाओ स्टोक्स लॉ लगाओ। तो विस्कस फोर्स तो है ही नहीं अभी। स्पीड आएगा तब विस्कस तो प्रकट होने वाला है। तो थोड़ा नीचे लाओ। अब देखो बायसी, विस्कस और mg। तो विस्कस इसमें बायसी और mg तो कांस्टेंट, बदलने वाला कौन? तो जब तक mg ज्यादा है तब तक एक्सेलरेटेड मोशन होगा, तब तक स्पीड बढ़ेगा और स्पीड बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो रोकने वाला फोर्स बढ़ेगा। कभी ना कभी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। यदि कभी न कभी एक्सेलरेशन 0 हो जाए, F विस्कस, F बायसी, ये यदि mg के बराबर हो जाए, F विस्कस और F बायसी यदि ये mg के बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। उसको हम कह देंगे टर्मिनल वेलोसिटी। तो हमने क्या देखा? ऐसा नहीं है कि बॉल रुक जाएगा, बॉल अब जाते ही रहेगा, लेकिन कौन से स्पीड से? कांस्टेंट स्पीड से। अब हमें कोई और नहीं बनाने इक्वेशन।
कभी ना कभी ऐसा हो सकता है नीचे जाते जाते। तो आपको क्या लगता है कि हमेशा टर्मिनल वेलोसिटी बॉल अचीव करेगा ही करेगा? आपके सामने रखी ग्लास में मैं एक लेड बॉल डाल दूं तो क्या पानी में वो टर्मिनल स्पीड अचीव कर लेगा? तो भाई स्पीड बढ़ना तो शुरू हुआ, लेकिन जब कॉलम का डेप्थ सफिशिएंट है तभी तो ऐसा हो पाएगा। पता चला कॉलम का डेप्थ ही है 2 सेंटीमीटर, बॉल जाके बैठ गया जमीन पे। अरे कॉलम का डेप्थ हो 200 सेंटीमीटर या 10 मीटर तो निश्चित रूप से चांस बनता है कि शायद अचीव कर ले। 100 मीटर बहुत चांस है। रुक नहीं सकता सर बीच में। तुम बताओ ना कौन सा रूल लगेगा? क्या बढ़ाओ ना, तुम विस्कस बढ़ा लो। टर्मिनल स्पीड अचीव करने के बाद विस्कस बढ़ाने की सोचो, बढ़ा लो। क्या बढ़ पाएगा? सोचो। अब मुझे यदि ऐसा नहीं दिख रहा ये रुक सकता, क्योंकि विस्कस बदलेगा नहीं, बायंसी बदलेगा नहीं, mg बदलेगा नहीं। यदि नहीं बदलेगा तो रुकेगा क्यों? सोचो 10,000 फीट से तुम्हें प्लेन से नीचे कूदना है तो कूदते वक्त कम से कम पैराशूट तो ले ही लोगे ना, उसके बिना तो मत कूदना। अब थैंक यू। यदि अब तुमने पैराशूट लिया और कूदे तो क्या फायदा मिल रहा है? उसने तुम्हें क्या हेल्प किया? पैराशूट से क्या हेल्प मिला? तो नीचे आते वक्त तुम्हारा सरफेस एरिया बड़ा हो गया, उस पे लगने वाला बायंसी बढ़ा, एक तो वो फायदा मिला। और दूसरा केवल बायंसी नहीं काम कर रहा था आपके वेट को बैलेंस, एयर रेजिस्टेंस है, विस्कस फोर्स, वो आपके स्पीड नीचे गिरने पर बढ़ने के साथ बढ़ती जा रही है। सर तो पैराशूट लेके भी स्पीड बढ़ेगा ही, फिर तो मरने वाले हैं। अरे सावधान हो जाओ यार, तो बढ़ते बढ़ते कभी न कभी ऐसा तो होगा ना कि वेट तुम्हारा बैलेंस हो गया, विस्कस और फोर्स, अब तुम्हारी स्पीड नहीं बदलेगी। तो तुम देखते होगे जनरली पैराशूट लेके जब जंप करते हैं तो तुरंत नहीं खोल लेते, मैं प्लेन में ही खोल लेता हूं पैराशूट। तो जंप लेते हैं तो थोड़ी एक खास स्पीड आने के, उनकी प्रैक्टिस से उन्हें पता है कि खास स्पीड पे पैराशूट जब ओपन करते हैं तो उनका रेजिस्टेंस और विस्कस फोर्स दोनों मिलकर वेट को बैलेंस कर लेता है, और उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि पैराशूट छोड़ देते हैं, पहले मैं खुद ही, तब तक तो स्पीड इतना बढ़ जाएगा कि पैराशूट क्या करेगा बेचारा। तो आपको एक खास पर्टिकुलर मोमेंट पे पैराशूट यदि आप ओपन करते हो तो आपकी एक फिक्स वेलोसिटी है। अब आप नीचे आ रहे हो, तब आप कितने भी हाइट नीचे आ रहे हो आपका स्पीड नहीं बदल रहा। अब वो जो एक टर्मिनल स्पीड उसको लेके आप पहुंचे नीचे तक। प्लेन को खोल दिया तो पैराशूट कुछ नहीं होगा यार, तुम नीचे तो आओगे ही। वो सिस्टमैटिक वे में वो जो अचीव होना था स्पीड, वो पैराशूट के साथ गिरते गिरते रास्ते में कहीं हो जाएगा। वो तुरंत तुम कांस्टेंट स्पीड पे नहीं अपने आप को फील कर पाओगे। तुरंत अपने आप को कांस्टेंट स्पीड में कब फील करोगे? जब तुम्हारा फ्री फॉल या तो मजे ले रहे हो और एक खास स्पीड में आके अचानक से कांस्टेंट स्पीड तुम देख रहे हो अपना। तुम यदि तुमने शुरू में ही ओपन कर दिया, स्पीड तुम्हारा वेट को बैलेंस नहीं कर रहा, तो कुछ नीचे जाके तुम्हारा स्पीड कांस्टेंट होगा, बस इतनी सी बात। लेकिन एक खास मोमेंट पे यदि आपने अपनी प्रैक्टिस से आपको पता है ओपन किया तो तुरंत ही आपके स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा उसी मोमेंट के बाद। यदि आपने ज्यादा देर कर दी और तब ओपन किया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप टर्मिनल स्पीड से ज्यादा स्पीड पे हो तो आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, आपका मोशन रिटार्डेड हो जाएगा। क्योंकि स्पीड तो जब कांस्टेंट होगा तभी तो बैलेंस होगा। यदि रेजिस्टेंस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस विस्कस फोर्स ज्यादा है। यदि टर्मिनल स्पीड से ज्यादा स्पीड से आप नीचे आ रहे थे तो आपके रेजिस्टेंस और
बायंसी मिलकर आपके mg से यदि ज्यादा है तो रिटार्डेड मोशन हो जाएगा। फिर वो कहां तक रिटार्ड होगा? टर्मिनल आने के बाद फिर कांस्टेंट हो जाएगा, उससे आप नीचे जाओ। पैराशूट को मतलब कभी भी खोल सकते हैं। देखो जो इंस्ट्रक्शन दे खोलने वाला, मैंने ट्राई नहीं किया है उनको फॉलो करना, फिजिक्स बाद में लगा लेना। फिजिक्स तो ये भी कहता है कि यदि आप पैराशूट ना भी लें तो एक खास हाइट से यदि नीचे गिरते हो तो आपकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। फिजिक्स ये भी कहता है। और दिक्कत क्या है, लेकिन वो जो स्पीड होगा वो बहुत ज्यादा स्पीड होगा। चोट तो तब भी लगने वाली है, लेकिन ये है कि आप उसका यूज कर सकते हो। मैंने एक नॉवेल पढ़ रहा था तो उसमें राइटर ने बड़ा अच्छा इस आइडिया का यूज किया कि वो एक प्लेन से एक पर्टिकुलर हाइट पे गया और प्लेन में ब्लास्ट होने वाला है, तो वो जंप लेता है तो पैर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने के लिए पैर के पास उसे एक प्लेट लगाने का मौका मिल गया और उसने कैलकुलेट करके बता दिया कि एक पर्टिकुलर हाइट इतने देर आने पे ये स्पीड होगा और इस स्पीड पे इसका जो नेट फोर्स हो जाएगा वेट के बैलेंस कर लेगा और इस स्पीड से जमीन से टकराने पे हड्डियां टूटेंगी, जान से बच सकता है। कैलकुलेशन उसका मुझे सही दिख रहा था, लेकिन इस सब चक्कर में पढ़ना मत। जो इंस्ट्रक्शन दे जब आप सीखने जाए तो उनको फॉलो करिएगा। फिजिक्स यही कहता है कि रेजिस्टेंस आपके वेट और बायंसी और रेजिस्टेंस मिलकर आपके वेट को बैलेंस कर लेगा नीचे आते वक्त। तो घबराना मत, बाय चांस बिना पैराशूट के भी कूद गए तो। फिजिक्स तो जानते ही हो। mg इक्वल्स टू, छतवत से मत ट्राई करना लेकिन कूदने का, कारण की हाइट कम रहेगा, टर्मिनल अचीव करने से पहले पैर तुड़वा लोगे। तो ध्यान रखना, फिजिक्स भाई हेल्प करेगा लेकिन एक खास है। mg इक्वल्स टू fb प्लस f विस्कस। अब mg को कैसे लिखते हैं? 4/3 पाई r क्यूब रो ऑब्जेक्ट इंटू जी। f बायंसी को कैसे लिखेंगे? 4/3 पाई r क्यूब रो लिक्विड या गैस इंटू जी, जो भी वहां है। और विस्कस फोर्स, स्टोक्स का लॉ 6 पाई ईटा आर भी। आप जब कूदोगे तो आप पे ये नहीं लगेगा क्योंकि आप कोई टमाटर की तरह गोल हो नहीं, तो वहां ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए विस्कस फोर्स। अब इनको यदि मैं सॉल्व करने की सोचूं तो कोई खास मुश्किल तो आना नहीं है। v जो है यहाँ वो टर्मिनल वाला है, तो v टर्मिनल का वैल्यू आ जाएगा 2 3 जा 3 9 2r स्क्वायर रो ऑब्जेक्ट माइनस रो लिक्विड अपॉन 9 ईटा। इसको ध्यान रखना कि टर्मिनल जी भी तो आएगा। जी छूट गया हेरा, चलो जी को रखा। थैंक यू वेदांत। 2r क्यूब g बाई 9 ईटा रो ऑब्जेक्ट माइनस रो लिक्विड। तो जब हम किसी लिक्विड कॉलम में किसी ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप करने पर mg ज्यादा होने पर बायंसी से बॉल नीचे जाएगा और जाते जाते उसकी स्पीड बढ़ने पर रेजिस्टेंस, विस्कस फोर्स अपोज करेगा उसके मोशन को और विस्कस फोर्स और बायंसी मिलकर वेट को बैलेंस कर देगा। यदि कॉलम, लिक्विड कॉलम सफिशिएंट डेप्थ का है तो, और कभी ना कभी उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगा। और यदि ऐसा है तो वो टर्मिनल वेलोसिटी लिखेंगे 2r स्क्वायर g बाय 9 ईटा इंटू रो ऑब्जेक्ट माइनस रो लिक्विड। अच्छा, बारिश की बूंदें आती है बहुत अधिक ऊंचाई से, उतने ऊंचाई से 1 ग्राम का एक कंकर गिरे तो आपका तो सर को तोड़ सकता है, छेद कर सकता है, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा है। लेकिन बारिश की बूंदें, आपको क्या लगता है, क्या वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक्सेलरेटेड जमीन तक आते आपको दिखेगा? खिड़की के बाहर ध्यान से कभी देखे बारिश की बूंदों को तो, या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आता फील देता है? तो वहां भी टर्मिनल वेलोसिटी से बारिश की बूंदें आती दिखेंगी आपको, और उसका कारण है
बहुत ऊंचाई से आ रही है। एयर रेजिस्टेंस और विस्कस उसके कारण बनने वाला जो विस्कस फोर्स, बायंसी फोर्स भी थोड़ा बहुत एयर के कारण, वो दोनों उसके वेट को कभी न कभी बैलेंस कर देते हैं, उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आती है। तो बारिश की जो स्फेरिकल बूंदों को आप नीचे आता देखते हो, वो भी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करके नीचे आ रही होती है। बारिश की बूंदों के टर्मिनल स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप? रेन ड्रॉप। तो इनके लिए जो टर्मिनल स्पीड हम लिख रहे होंगे वो क्या लिखेंगे? 2r³ इंटू जी बाई 9 ईटा। 9 ईटा के साथ रो ऑब्जेक्ट, तो रो वाटर हो गया, माइनस रो लिक्विड के बदले रो एयर हो जाएगा। और वाटर के रिस्पेक्ट में एयर का यदि डेंसिटी नेग्लेजेबल है तो हम उसे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यदि हम नेग्लेजेबल मान लेते हैं तो वी टर्मिनल जो होगा रेन ड्रॉप का, रो वाटर के बराबर आप कह लेंगे। यहां आप क्या देख रहे हैं? वी टर्मिनल आर के क्यूब, सॉरी आर के स्क्वायर होगा, आर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल दिख रहा है। तो कहा जाता है कि यदि दो बूंद हो, आर और 2r रेडियस का, या आर और आर रेडियस का दो बूंद हो और ये जुड़ जाए, तो रो आर रेडियस वाले बूंद का टर्मिनल स्पीड है vt। तो दो बूंद यदि जुड़ करके ये बड़ा बूंद कोई बना लेते हैं, दो सेम टाइप के बूंद जुड़ करके, तो उनका टर्मिनल स्पीड क्या होगा ये हम जानना चाहते हैं। तो दो बूंद एक जैसे यदि जुड़ करके, तो उनके वॉल्यूम को कंबाइन करके देखो, 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे हैं दो, और ये बन गया 4/3 पाई बड़ा वाला आर क्यूब। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? आर इंटू 2⁻⁴ और अब हम देखते हैं वी, इसका रेडियस आर, वी टर्मिनल डैश अपॉन वी टर्मिनल, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। यही कर सकते हैं ना? तो आप चेक करें, एक तो हो जाएगा आर 2⁻⁴ का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से ये कैंसिल आउट कर दो, वी टर्मिनल डैश बाय वी टर्मिनल हो जाएगा 2⁻⁴/3। यदि आप बात करते हैं एक कॉलम, लिक्विड कॉलम की, और इसमें एक बबल को आप ऊपर जाते देख रहे हो, और मैं मान लेता हूं आइडियल एक कंडीशन, वी टर्मिनल से ये ऊपर जा रही है, इस समय एक्सेलरेशन 0 है, तो हम क्या लिख देंगे? एफ विस्कस प्लस mg इक्वल्स टू F बाय c फॉर एयर बबल। उसका वेट तो नेग्लेजेबल है, विस्कस हो गया 6 पाई ईटा RV, और बायंसी हो गया 4/3
pi r cube rho liquid into G. 2r by 9 eta rho r square by 9 eta. 2r square G by 9 eta rho liquid. टू आर स्क्वायर जी बाय 9 eta रो लिक्विड. सर आपने बायंसी किधर देखा? अरे वो तो ऊपर ही लगेगा. सर आपने mg टेंस टू 0 क्योंकि वाटर के एयर बबल का क्या होगा वेट. और सर पीछे नीचे कौन? एफ विस्कस. एफ विस्कस को बायंसी के बराबर कर दिया है और कोई बड़ा काम कहाँ किया. तो हमें टर्मिनल स्पीड निकल के उसी फॉर्मूले जैसा दिख रहा है जैसे वाटर का था. वहां वाटर रेन ड्रॉप को हमने देखा, यहाँ पर फॉर्मूला है एयर बबल का. विस्कोसिटी में विस्कस फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट ये स्टोक्स लॉ वाला है और न्यूटन्स फॉर्मूला कभी कभार यूज होता है. अब चूंकि न्यूटन है तो भाई नाम इंपॉर्टेंट है तो देखना जरूरी है. वहीं से शुरू होता है अपनी कहानी, वहीं पे खत्म होता है. अब टॉपिक यहाँ चेंज हो रहा है. खत्म सर. अब नाम आ रहा है सरफेस टेंशन. Surface tension is force per unit length acting on any imaginary line drawn on the free surface of liquid सरफेस टेंशन को T या S या कुछ किताब गामा से शो करता है. मैंने वैसे कभी T या S के अलावा और गामा यूज किया नहीं. यहां गौर करो, कप में पानी रखा हुआ देखते हैं. भरी हुई है कप. चाय मन हो तो चाय रख लो, कॉफी मन हो तो कॉफी रखो. और उसके ऊपर एक लाइन इमेजिन करो.
सर कितनी बड़ी भाई, कप के हिसाब से, कप के भीतर ही रहे, पानी पे ही रहे, लिक्विड के ही सरफेस पे रहे। और अब मुझे बताओ इस लाइन पे मॉलिक्यूल कितने हैं, एक दो या बहुत सारे? बहुत सारे सर। और एक पॉइंट और बताओ, इस लाइन के जो मॉलिक्यूल होंगे वो अगल बगल वाले मॉलिक्यूलों से भी इंटरेक्ट कर रहे होंगे। कितने दूर तक के मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करते हैं एक कोई मॉलिक्यूल? 1 किलोमीटर दूर वाले मॉलिक्यूल से भी? नहीं सर। कितने दूर तक के? तो याद रखना, मॉलिक्यूल अपने डायमीटर के जैसे डिस्टेंस तक में जो दूसरे मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं उनसे अच्छा इंटरेक्शन करते हैं। तो इनके बगल वालों को देखो, इन मॉलिक्यूलों को हाथ पकड़ के इधर खींचते होंगे, अट्रैक्टिव नेचर का होता है फोर्स। और इधर भी बगल में मॉलिक्यूल है, वो इधर हाथ खींचते होंगे पकड़ के। सर नीचे भी खींच रहे हैं, अरे खींचने दो, उससे अभी नहीं कोई मतलब है, सरफेस की मैं बात कर रहा हूं। तो सरफेस पे लेफ्ट और राइट ये दोनों दिख रहे हैं। अच्छा, लेफ्ट ज्यादा फोर्स होगा या राइट की तरफ ज्यादा फोर्स होगा? तो आपने जो लाइन इमेजिन किया है उस लाइन पे मॉलिक्यूल तो बैठे दिख रहे हैं ना, तो नेट फोर्स दोनों तरफ का एक जैसा होना चाहिए। और आपको पसंद नहीं आ रहा ये आइडिया, तो एक काम करो, पानी है कप में और माचिस की एक तीली लो और उसके आगे जो फास्फोरस लगा है उसको तोड़ के हटा दो। अब जो माचिस की तीली है आपके पास, हल्की पानी पे रखने पर डूब जाने वाली है या तैरती दिखेगी? ठीक है, अब पानी पे रख दो, उसी लाइन पे ले जाके। तो लाइन पे रख देते हो तो क्या वो लकड़ी का जो टुकड़ा दिख रहा है वो लेफ्ट जाता दिख रहा है या राइट जाता दिख रहा है? स्टिल ही रहेगा ना। तो उसके लेफ्ट साइड वाले मॉलिक्यूल उसे खींच रहे हैं या नहीं? और राइट साइड वाले मॉलिक्यूल राइट खींच रहे हैं या नहीं? लेकिन वो जा किधर रहा है? कहीं नहीं। तो आपको क्या कहना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट साइड में इमेजिनरी लाइन जो है उस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए? तो लेफ्ट वाला फोर्स ज्यादा या राइट वाला फोर्स ज्यादा? तो पक्का ना? सर हाँ बोलो। सर जहाँ ज्यादा पार्ट अरे साइड बालक, वाले ये पार्टिकल खींच रहे होंगे। कितने दूर तक के पार्टिकल खींचते हैं ये बताओ? क्या 1-2 किलोमीटर दूर तक या जस्ट बगल वाले केवल? आसपास की जो है बगल वाले। तो वहां पर वो समुद्र में तुमने रखा है या कप में रखा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? लाइन जो तुम्हारा इमेजिनरी है वो समुद्र के भीतर पानी पे जाके तुमने लाइन खींचा, या पानी कप में डाल के उसके ऊपर लाइन खींचा, या पानी का बूंद बनाकर उसके ऊपर लाइन खींचा, वो लाइन तुम कहीं भी खींचो, एक छोटा सा इमेजिनरी लाइन मैं कह रहा हूं, या तो 1 मिलीमीटर का लो या 1 माइक्रोमीटर का लो या 1 किलोमीटर का लो, तुम जो फोर्स देख रहे हो उस लाइन पे लेफ्ट और राइट वो एक जैसे होंगे। तो तुम कोई एक डाटा ले लो, लेफ्ट वाला या राइट वाला, और उसका पर यूनिट लेंथ वैल्यू देखो, इसे ही कहेंगे सरफेस टेंशन एस या टी। जैसे जैसे कागज का, कॉपी का कागज लेकर उसको या कोई पन्ना लेके हाथ में उसको दोनों तरफ से खींचो, तो पन्ना लेकर दोनों तरफ से खींच रहे हो हाथों से, तो दो ऑप्शन है, या तो वो टिका रहे या कुछ देर में फट जाए, ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो। बीच में तुमने एक लाइन खींचा पन्ने पे और उसके दोनों तरफ से हाथ पकड़ के उसे खींच रहे हो, उस लाइन पे जो फोर्स लग रहा होगा लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ खिंचाव वो एक जैसा होगा। और उस फोर्स का वो पर यूनिट लेंथ जो वैल्यू है वो उस जगह का सरफेस टेंशन कहलाएगा, सरफेस पे मौजूद टेंशन कहलाएगा। तो जो पानी का सरफेस होता है या किसी भी लिक्विड का फ्री सरफेस, वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करता है। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जैसे तबले का मेम्ब्रेन है, तबले का ऊपर वाला सरफेस स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। और उस मेम्ब्रेन में तनाव
टेंशन है, फील करो। उसी तरह लिक्विड के सरफेस पे भी टेंशन है, फील करो। और वो टेंशन है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के कारण, और वो फ्री सरफेस पे ही हम सोचते हैं। और ये जो पर यूनिट लेंथ देखते हैं, तो आप तो कहोगे कि सर ये तो 0 हो गया। तो मैं आपको फिर से मैकेनिक्स में ले जाऊंगा और धागे के किसी भी पॉइंट की मैं बात करता हूं, मान लो पी पॉइंट की, तो पी पॉइंट पे टेंशन है या नहीं, और कितना होगा उसका वैल्यू, तो mg के बराबर आप कह देते हो कि यहाँ टेंशन होगा। लेकिन ये टेंशन जब पी पॉइंट पे देखोगे तो धागे में तो वो दोनों तरफ है, तो कह दो ना कि सर कोई टेंशन नहीं, 0। ऐसे नहीं करते कि टेंशन है, और टेंशन हर एक पॉइंट पे दोनों डायरेक्शन में दिखेगा, लेफ्ट राइट। उसी तरह सरफेस टेंशन है तो हर एक पॉइंट इमेजिनरी लाइन पे दोनों तरफ दिखेगा, लेफ्ट एंड राइट, खिंचा हुआ बिहेव करेगा वो सरफेस। और कोई एक तरफ का फोर्स लेकर लेंथ से डिवाइड करो तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो वैल्यू आएगा उसे हम कहेंगे सरफेस टेंशन इस लिक्विड के लिए। सर यदि मैं इस कप में ऐसे ले लूं पानी, तो इमेजिनरी लाइन में ऐसे ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे भी लेते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस तरफ वाले मॉलिक्यूल उसे इधर पुल कर रहे होंगे, रेड लाइन पे जितने मॉलिक्यूल हैं उनको, और उसके राइट साइड वाले मॉलिक्यूल इधर पुल कर रहे होंगे। तो यहां जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आप देख रहे हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यही हो जाता है सरफेस टेंशन। तो SI यूनिट क्या होगा सरफेस टेंशन का, SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर। और इसको आप तो ये भी लिखने से नहीं चूकोगे, पास्कल मीटर। तो न्यूटन पर मीटर या मीटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो पास्कल मीटर। ध्यान रखिएगा, सरफेस टेंशन is property of free surface of liquid. Do not depends on amount of liquid. If liquid change, then surface tension also changes. Surface tension पानी के लिए अलग होगा सरफेस टेंशन, चाय के लिए अलग, कॉफी के लिए अलग, दूध के लिए अलग, शहद के लिए अलग, मरकरी के लिए अलग। सबसे ज्यादा किसमें होगा? मैं टेबल याद कर लेना, किताब उठा के मुझे थोड़ा नहीं याद बात रहता है। तो वैसे मैं उम्मीद करता हूँ मरकरी के लिए बहुत ज्यादा होता है, मेटल है। सर मेटल में भी आएगा सरफेस टेंशन? अरे भाई मेटल लिक्विड फॉर्म में है ना, तो लिक्विड का प्रॉपर्टी है, होगा। अच्छा सोचो, गांव में बच्चे कंचे खेलते हैं, वो कंचे कैसे बनता होगा कि ग्लास का एक टुकड़ा ले लिया, बैठ के घिस घिस के गोल कर रहे हैं, तो ऐसे तो मुश्किल है उतना स्मूथ बनाना। फिर भी सर बना लूंगा, अच्छी बात। और कोई रास्ता सोचो। हाँ, यदि मेल्ट करके आप गिराओ किसी h हाइट से ग्लास, पिघले हुए ग्लास को, तो अपने आप लिक्विड फॉर्मेट में सरफेस टेंशन वाले प्रॉपर्टी के कारण, जैसे स्ट्रेच मेम्ब्रेन है तो वो अपने को सिकुड़ने की कोशिश करेगा, एरिया कम से कम करने की कोशिश करेगा, तो कम करते करते वो स्फेरिकल हो जाएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे, सरफेस एरिया चेक करेंगे तो मिनिमम आता है स्फेरिकल केस में।
क्योंकि स्ट्रेच था, स्ट्रेच था मतलब तना हुआ, तो वो अपने को सिकोड़ना चाहेगा, तो कम से कम एरिया जो होगा वो भी वॉल्यूम कांस्टेंट कोई वॉल्यूम के लिए स्फेरिकल, इसीलिए वो बॉल स्फेरिकल बॉल में बदल जाएगा। अब वो गिरते हुए स्फेरिकल बॉल को पानी में गिरा लो, ठंडा होके वो कंचे में बदल जाएंगे। इतने के ऊपर से गिराना चाहिए। कहीं से भी गिरा, पानी को छींटा मारने पर वो बूंदों में बदलता है। अब कितने ऊंचाई से गिरने पे बूंदों में मारे बनेगा, या कितने जोर से छींटे कि छींटा बूंद की तरह दिखेगा, वो तो फेंको पता चल जाएगा एक दो बार, उसके लिए कोई रूल से क्या मतलब। लेकिन बनेगा बूंद ये तो अंदाजा है ही। बस तो बस इसी पॉइंट पे टिके रहो। अभी फिलहाल इतना हमें पता चला कि स्फेरिकल क्यों होगा, क्योंकि सरफेस टेंशन है और मिनिमम एरिया के लिए होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम गिराएं और वो तुरंत हमें स्फेरिकल दिखे। वो आप जब उस चेंजेस को देखोगे तो मे बी उस शेप के बदलने के क्रम में आपको कोई और स्फेरिकल के बदले एलिप्सॉइड दिख रहा हो सकता है, लेकिन वो स्फेरिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिलिंड्रिकल दिख रहा हो, हाँ, इसीलिए ओले भी गिरते हैं तो अब पानी के बूंद जमे होंगे ओले वाले फॉर्मेट में, तो बूंद तो स्फेरिकल ही रहता है और वही जमा होगा तो स्फेरिकल ही जैसा करीब करीब दिखेगा। बारिश में जाके देखना भी पड़ेगा एक बार। अब देखते हैं इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ लिक्विड। उसके अलावा ये डिपेंड किस पे करेगा। एक काम करो, ग्लास में पानी तो रखा ही था, थोड़ा सा चीनी घोलते हैं, थोड़ा सा ना, ग्लूकोज घोलते हैं, अच्छी तरह घुलने की उम्मीद मैं करता हूं। तो थोड़ा सा घोलना है, तो उसके घोलने पर मैं उम्मीद ये करता हूं, तो मटेरियल दो तरह के हो सकते हैं। एक जो बहुत अच्छी तरह घुलना चाहे, एक आप घोलने के लिए उन्हें घोलने की कोशिश करो, वो घुलने को तैयार ना हो। तो इम्प्योरिटी जो होगा वो दो तरह का होगा जो आप मिक्स कर रहे हो किसी लिक्विड में। एक जो पूरी तरह मिक्स होना खुद चाहे, और एक जिसको मिक्स करने में आपको मेहनत करना पड़ रहा है, वो मिक्स होना नहीं चाहता। अच्छा, ये दो बिहेवियर क्यों दिख रहा है? तो एक बिहेवियर जिसमें वो खुद घुलना चाहता है, इसलिए होगा क्योंकि वो जो नया आपने इम्प्योरिटी डाला है उनके मॉलिक्यूलों का, और जो लिक्विड पहले से मौजूद है उनके मॉलिक्यूलों में लगता है कि इंटरैक्शन, अट्रैक्शन काफी ज्यादा है। वो खुद ही एक दूसरे से गले मिलना चाहते हो। आप अब इमेजिन करो, वो मॉलिक्यूल पहुंच गया लाइन पे, जो लाइन आपने इमेजिनरी लिया है, तो उसके अगल बगल वालों से जो खींचने वाला फोर्स होगा वो बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा। तो उनका इंटरैक्शन अट्रैक्शन ताकतवर है ना, वो तो इंटरैक्शन जो है वो ताकतवर है ना, लगाव ज्यादा है ना। तो आप सोचो इमेजिनरी लाइन पे एक दो वो मॉलिक्यूल आ गए ग्लूकोज के, और बगल वाला पानी उनको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो जो दोनों तरफ लगने वाले फोर्स होंगे वो बढ़ जाएंगे, तो सरफेस टेंशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यहां से आज आप एक पॉइंट याद करो कि यदि हम कभी ऐसा इंप्योरिटी मिक्स करते हैं जो खुद मिक्स होना चाहता है, तो सरफेस टेंशन को वो क्या करता है? बढ़ा देता है। और यदि ऐसा कोई एलिमेंट मिक्स कर रहे हैं जो मिक्स होना नहीं चाहता था, तो सरफेस टेंशन को कम कर देता है। तो हम ये ध्यान रखें कि दो तरह के मटेरियल मिक्स हो सकते हैं, एक जिससे सरफेस टेंशन बढ़ सकता है और दूसरा जिससे सरफेस टेंशन घट सकता है। क्या ये पॉइंट याद रह जाएगा? फिर से सोचिए, अपने अपने कॉपी पे अपनी अपनी भाषा में कुछ लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। इम्प्योरिटी के बारे में बताया है, दो तरह के हो सकते हैं, एक जो सरफेस टेंशन को इंक्रीज कर दे, एक जो सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर दे। और इंक्रीज कर देने वाले मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो आसानी से घुलने वाले होंगे,
और डिक्रीज करने वाले जो सरफेस टेंशन के प्रॉपर्टी वाले मॉलिक्यूल होंगे उनका इंटरेक्शन कोई बहुत तगड़ा नहीं होगा, इसीलिए वो तेजी से नहीं घुल रहे। अब सोचो कि यदि मैं इस कप में रखे पानी को थोड़ा गर्म करूं, तो जो अच्छे बच्चे की तरह मॉलिक्यूल वहां इमेजिनरी लाइन पे मॉलिक्यूलों को हाथ पकड़ के खींच रहे थे, तो वो गर्म होने पे भाग दौड़ के मूड में आएंगे, भाई बाद में भी खींच लूंगा, अभी पे थोड़ा भाग दौड़ कर लेते हैं। तो सरफेस टेंशन के बारे में क्या उम्मीद करें? फोर्स पर यूनिट लेंथ जो एक्ट कर रहा था उसका वैल्यू कम हो जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट नोट कर लो कि सरफेस टेंशन जनरली डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सर ये जनरली क्यों? क्योंकि एक एक्सेप्शन भी है। सरफेस टेंशन जनरली डिक्रीजेज with increase in temperature. जहां आपने यूनिट लिखा है वहां एक और यूनिट आप लिख सकते हैं, थोड़ा देखिएगा, जूल अपॉन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर हो जा सकता है जूल। सोचो कप में पानी और उसके ऊपर माचिस की दो तीली आपने, जैसे मैंने कहा, फास्फोरस उसका हटा करके आपने रख दिया। फील करो तैरता दिख रहा है या नहीं दिख रहा। और अब आप उसको देखो कि उसके दोनों तरफ खींचने वाले फोर्स, जैसे इमेजिनरी लाइन को खींचते हैं वाटर के मॉलिक्यूल, वैसे उस माचिस के तीली को भी खींच रहे होंगे लेफ्ट और राइट। यदि इसका लेंथ है L, तो ये जो फोर्स लगा रहा होगा माचिस के तीली पे ये बगल वाला लिक्विड, ये फोर्स हो जाएगा L इंटू टी, सरफेस टेंशन। और वही राइट साइड में भी आ रहा होगा फोर्स, वही राइट साइड में भी आ रहा होगा फोर्स। और यदि दूसरा तीली भी L लेंथ का है, दूसरा मैच स्टिक भी विदाउट फास्फोरस L लेंथ का है, तो उस पे भी दोनों तरफ फोर्स यही होगा। अब मुझे बताओ, एक तो सादा पानी से अपना कपड़ा धो सकते हैं, दूसरा उसमें सर्फ डाल के। तो सर्फ डालने पर जनरली सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है लिक्विड का, और कपड़े के भीतर पानी की पहुंच बढ़िया होने से वो गंदगियों को साफ करने में हेल्प करता है। और याद करो ना, गर्म पानी से भी कपड़ा धोते हैं तो थोड़ा ज्यादा साफ होता है। तो गर्म पानी में भी उसने क्या किया, पानी का सरफेस टेंशन कम कर दिया। अब एक काम करो, सर्फ ले लो थोड़ा सा और इन दोनों तीलियों के बीच में डाल दो, दोनों तीलियों के बीच में सर्फ डाल दो। सर्फ विम वाला, वो कौन सा वाला, सर्फ एक्सेल या व्हील,
अरे कोई भी डाल दो। खादी सर, खादी। ये यदि सर्फ तुम डालते हो तो अब बताओ क्या होने वाला है। क्या ये माचिस की तीली के दोनों तरफ लगने वाले फोर्स एक जैसे रहेंगे? क्या दोनों तरफ सरफेस टेंशन एक जैसा है लिक्विड का? अब तो जहां आपने बीच वाले पार्ट में सर्फ डाल दिए तो सरफेस टेंशन वहां क्या हो गया? डिक्रीज। तो दोनों माचिस के तीली, दोनों मैच स्टिक पे जो बीच में फोर्स खींचने वाला दिख रहा था वो कम हो गया, तो दूसरे तरफ जो खींचने वाले फोर्स हैं वो डोमिनेट कर जाएंगे। ये दोनों तीली एक दूसरे के नजदीक आते दिखेगा या दूर हटते दिखेगा? ये प्रैक्टिकली आपको दिखेगा कि ये इधर भाग गया और ये इधर भाग गया, वो दोनों अचानक से दूर हट जाएंगे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये है एक यू शेप का वायर, एक कप में सर्फ घोल लो, इसके ऊपर एक और वायर डाल करके इसको डुबो दो सर्फ के घोल में और बाहर निकालते हो तो यहाँ एक फिल्म दिखने लगा तुम्हें, सर्फ का फिल्म दिखने लगा तुम्हें। क्या ऐसे फिल्म बन सकता है? हाँ सर, फिर से यू शेप का एक वायर लिया, उसके ऊपर एक तीसरा वायर रखा, उनको डुबोया, एक घोले हुए सर्फ कप में रखा था जहां वहां, उसमें से निकाला, तो हो सकता है कि यहाँ एक फिल्म दिखे आपको। और इस फिल्म के ऊपर आपने क्या किया, सुई धागे वाला धागा लेकर, उस धागे का छोटा टुकड़ा लेकर एक दो सिरे को मोड़ के उनका बांध के उनका रिंग बना लिया, और उस धागे वाले रिंग को आपने ऐसे रख दिया। सर ये तो रिंग नहीं है। अरे टेढ़ा मेढ़ा रख दिया यार, रिंग जैसा था। और अब एक काम करो, बीच में छेद कर दो, पिन से होल कर दो। तो जैसे ही पिन से होल करेंगे, क्या ये ऐसा ही टेढ़ा मेढ़ा धागा दिखेगा? अच्छा, इस फिल्म पे यदि मैं धागा टेढ़ा मेढ़ा भी रख देता हूं तो वो वैसे रह पा सकता है या नहीं रह सकता? तो टेढ़ा मेढ़ा धागा तो वो तो वैसे ही जैसे मेम्ब्रेन पे बैलेंस हो। अब जैसे ही बैलेंस हो तो उसके दोनों तरफ खींचने वाले फोर्स तो आप देख रहे हैं, लेकिन वो हमेशा हर एक जगह हमें क्या दिख रहा है? एक दूसरे को कैंसिल करता। तो बैलेंस तो हो सकता है, ऐसा दिखा या नहीं? लेकिन जैसे ही बीच में छेद कर दिया, तो बीच में छेद कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? क्या शेप ऐसा ही रहेगा या सर्कुलर ये हो जाएगा? सर्कुलर हो जाएगा, क्योंकि सरफेस टेंशन अब चारों तरफ एक जैसा लगने वाला है और बीच में वो फिल्म बचा नहीं, तो चारों तरफ एक जैसा फोर्स लगाएंगे तो वो रिंग कैसा दिखने लगेगा? टेढ़ा मेढ़ा धागा, तो वो सर्कुलर दिखने लगेगा। फिल्म बनी रहेगी सर। फिल्म बनी रहेगी। बाहर आपने पिन बाहर लगाया या भीतर? तो भीतर में पिन दिया, तो भीतर में पिन दिया तो भीतर वाला फूट गया, लेकिन वहां बाउंड्री बन जाएगा कौन सा? ये धागे का। हाँ, और धागे के बाकी चारों तरफ फिल्म बनी रहेगी, क्योंकि जहां तुमने धागा डाला है ना, वहां अब बाउंड्री का काम धागा करने लगेगा। जैसे वो वायर कर रहा है बाउंड्री, वैसे यहाँ धागा अब बाउंड्री की तरह है, बीच में फंसा हुआ। और धागे के बीच वाला आपने होल किया पिन, तो वहां वो पंचर करने पर फिल्म वो हट गया, लेकिन उस तरफ का सरफेस टेंशन गायब हो गया, लेकिन बाहर दूसरी तरफ का सरफेस टेंशन, उसके कारण ये कैसा शेप ले लेगा? सर्कुलर शेप ले लेगा। सर बाहर कर दे पंचर तो अंदर बचा रहेगा। डिपेंड करता है, वो वायर्स जो है वो फिर इकट्ठा हो जाएंगे। सरफेस टेंशन जिधर फोर्स लगाएगा उधर जाते देख लो, अब फिर वो इकट्ठा हो जाएंगे तो गिर पड़ेंगे। वो कहाँ टिकेगा? किस पे टिकेगा? आप ये सोचो, इस मोमेंट पे पूछ सकता है कि रेडियस आर है रिंग का, धागे के भीतर जो टेंशन आया है वो बताओ, क्योंकि धागा रिंग के फॉर्म में है तो कोई खींच रहा है ना उसे चारों तरफ, तो धागे में एक टेंशन जनरेट हुआ होगा या नहीं जनरेट हुआ होगा? और उसका वैल्यू बताओ। बताए सर। तो उसके लिए सोचने का रास्ता क्या होगा? वो बताया था सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा वो कर सकते हैं आप, यहाँ चेक कर लो, या सर्कुलर मोशन में भी यूज करते हैं इसे। डेल्टा थीटा ले लेते हैं, इसमें मान लेते हैं कि इधर तो पूरा चारों तरफ ये लिक्विड था
और लिक्विड के कारण इसके दो किनारे पर आप देखते हैं, ये यहाँ जो देख रहे थे लिक्विड के कारण जो लग रहा था सरफेस टेंशन, अब अपन को पता है। ये सरफेस टेंशन जो इधर आएगा उसका नेट वैल्यू लिख रहे हैं आर डेल्टा थीटा इंटू सरफेस टेंशन एस। और इसके धागे में जो टेंशन होगा यदि वो टी नॉट कह लेते हैं, इसको हम सिस्टम मान लेते हैं इतने बड़े धागे को, उसके दोनों किनारे पर टेंजेंट के लॉन्ग धागे का वाला टेंशन टी नॉट कह देते हैं, टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। और इन दोनों का रिजल्टेंट देखते हैं तो वो इधर आ जाएगा, क्योंकि ये एंगल आप देखेंगे 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2 हो जाएगा, डेल्टा थीटा बाई 2, डेल्टा थीटा बाई 2, यहाँ 90, तो ये एंगल 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2, इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा 2 टी नॉट साइन डेल्टा थीटा बाई 2। और अब यदि हम बैलेंस करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, आर डेल्टा थीटा इंटू एस 2 टी नॉट डेल्टा थीटा बाई 2, साइन डेल्टा थीटा बाई 2 को डेल्टा थीटा बाई 2 लिख सकते हो, बहुत छोटा होने पर एंगल, ये टी और टी चला जाएगा, ये डेल्टा थीटा चला जाएगा, और टी नॉट किसके बराबर हो जाएगा, आर इंटू एस। एस है सरफेस टेंशन। सर ऐसा वैल्यू कर रखी है प्रयोग। क्वेश्चन में दिया गया रहेगा जो लिक्विड होगा उसका, क्वेश्चन में जो लिक्विड होगा उसका दिया गया होगा सरफेस टेंशन। हमने जूम कर दिया है पिछले वाले डायग्राम को, रिंग बड़ा सा ले लिया है, बीच में एयर है और यहाँ पर फिल्म है लिक्विड का या सर्फ का। हटाए इस डायग्राम को। मुझे बताओ कि कप के पानी के ऊपर लोहे का एक टुकड़ा रख दूं, क्या वो पानी के सरफेस पे तैरता रहेगा? तो लोहे का टुकड़ा रखूं, उम्मीद करते हैं नीचे डूब जाएगा। और माचिस की तीली रखता तो वो तैर रहा था। लेकिन यदि स्टील वाली नेडल एक सुई रख दूं, सुई धागे वाला सुई रख दूं, तो एल लेंथ का ये सुई आपने रखा तो ये तैर सकता है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले के जमाने में कलम से लिखते थे, कलम से इंक कागज पे बिखर जाता था, तो उस इंक को हटाने के लिए ब्लॉटिंग पेपर यूज करते थे, थोड़ा सा पेपर उसको रख देते थे तो वो इंक को सोख लेता था। ऐसा एक कागज जो कि पानी को सोख सकता है, ब्लॉटिंग पेपर, उसको ले जाकर के पानी के सरफेस पे रखते हैं और उसके ऊपर निडल रखते हैं। तो होगा क्या कि पहले तो ब्लॉटिंग पेपर पानी पे फैला हुआ है, उस पे हमने निडल रखा तो वो उसके वेट को बैलेंसी से बैलेंस कर रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे वो ब्लॉटिंग पेपर पानी को सोख के पानी में नीचे चला जाता है और अब निडल तैरते दिख रही होती है। डायरेक्ट रखेंगे तो शायद ना तैरे, और अब यदि निडल तैरते दिख रही है तो कैसे वो तैर रही है?
निडल का आगे वाले क्रॉस सेक्शन को जूम किया थोड़ा सा, और उस क्रॉस सेक्शन का ही डायग्राम हम केवल बना रहे हैं। तो उसके बगल में जो लिक्विड सरफेस होगा कुछ ऐसा फील करो उसे। और चूंकि वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन था ना, सोचो एक कागज का स्ट्रेच किया हुआ पन्ना और उस पे तुमने एक लोहे का रॉड रख दिया, तो रॉड जहां रखोगे वहां थोड़ा सा पन्ना नीचे झुक जाएगा, और कागज के दोनों तरफ जो टेंशन आएगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट उसे उसके वेट को बैलेंस कर सकता है। तो उस डायग्राम को उस नजरिए से देखो और देखो ये टेंशन ऐसे एक्ट करता हुआ। और यदि टेंशन का यदि ये थीटा एंगल दिख रहा है नॉर्मल से बनता हुआ, तो ध्यान देना कि ऊपर जो कंपोनेंट आ जाएगा, ये कौन सा टेंशन है, ये कौन सा टेंशन है। हाँ तो चलो टी अच्छा ना लगे तो एस रख देता हूं। इसकी डायरेक्शन इधर कैसे हुई? तुम एक काम करो ना, कागज कपड़े को कहो 4 लोगों को खींच करके, जैसे छत से कोई कूदता है, बिल्डिंग में आग वाग लगी हो तो नीचे कंबल वंबल लेके खड़े हो गए ना, तो कंबल लेकर के मान लो खड़ा हुआ है खींच करके, और उस पे कोई आदमी कूद करके लेटा, तो लेटा हुआ आदमी एक इमेजिन करो उस कंबल पे, तो जहां लेटा होगा वहां पर उसके ऊपर mg को बैलेंस करने वाला कंबल का फोर्स कैसा दिखेगा, किनारे से टेंशन की तरह ऊपर आएगा या नहीं आएगा। वो वैसे इमेजिन करो ना, एक कंबल पे जाके लेटा हुआ ये इंसान, वो सुई है पानी का चद्दर एक इमेजिन करो उस सरफेस को, और उस पे लेटा हुआ, तो जहां वो लेटा वहां थोड़ा सा चद्दर नीचे नहीं झुक गया, और उसका वो टेंजेंट के सरफेस जहां टच कर रहा है, जहां सर्फ वहां टेंजेंट के अलोंग जो होगा वही तो होगा सरफेस टेंशन का डायरेक्शन। तो टेंजेंट के अलोंग सरफेस टेंशन देख रहे हैं, उसका वर्टिकल कंपोनेंट देख रहे हैं, तो ये 2s cos थीटा है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा, उसको L से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो फोर्स बन गया, यदि L लेंथ का नीडल है तो। और नीचे कौन आया होगा, mg, तो mg को किसके बराबर कर दोगे, 2s cos थीटा इंटू L। और यदि कभी ये कहा जाए कि थीटा टेंस टू 0 है, तो हम कहते हैं cos थीटा हो गया 1, तो mg इक्वल्स टू हो जाएगा 2s इंटू L। तो जब हमें थीटा नहीं दिया गया हो तो 0 डिग्री लेते हैं, मान करके चलते हैं कंप्लीट वेटिंग लिक्विड वो है। अब सर ये आपने क्या कहा, विचार करते हैं फिर से। अच्छा मुझे ये बताओ, कभी तालाब या किसी रुके पानी पर कभी किसी स्पाइडर को या कीड़े को, 6 पैरों वाले कीड़े को दौड़ते देखा है? हाँ, चलते देखा है? वो चलते देखा है तो कैसे चल रहा होता है, जैसे हम जमीन पे चलते हैं, या ऐसा कि बाहर आया पानी से फिर तौलिया ढूंढेगा फिर पैर पोछेगा? क्या वो डूब के तरता है? उसको क्या बैलेंस ही बैलेंस कर रहा है? पानी के सरफेस पे मच्छर को बैठे देखा है? हाँ सर, क्या उसको पानी का बैलेंस ही बैलेंस कर रहा है उसके वेट को? तो यदि बैलेंस ही बैलेंस करेगा तब तो फिर मच्छर उड़ेगा, फिर तौलिया ढूंढेगा, फिर पंख वंख पोछेगा ना। तो पानी पे वो सरफेस पे बैठा है, सरफेस का जो एक प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन, जिसके जैसे वो सरफेस चद्दर जैसा बिहेव कर रहा है, उस पे वो बैठा है। तो पानी को अभी डिस्प्लेस किया ही नहीं, जैसे ये निडल अभी पानी डिस्प्लेस नहीं कर रहा, पानी में भींगा नहीं है, पानी के सरफेस पे लेटा हुआ है, सरफेस पे लेटा हुआ है, सरफेस को डिस्टॉर्टेड कर दिया, सरफेस में तोड़ के उसके भीतर नहीं गया है। ये ट्रिकी पॉइंट है। तो अभी बॉयंसी नहीं सोचेंगे। तो जो वो 6 पैर वाला कीड़ा होता है पानी पे बैठा, उसके हर एक पैर को सिलेंडर समझ के उसका जो रेडियस होगा 2 पाई r कर लोगे लेंथ, उस लेंथ को देखो जैसे एक रॉड से एक चादर को दबाते, तो दबा के देखो ना, उसके चारों तरफ नहीं जाएगा टेंशन, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट लेके 2 पाई r से मल्टीप्लाई कर लो, तो एक पैर पे लगने वाला फोर्स होगा 6 पैर का फोर्स 6 टाइम्स हो गया, वो वेट को बैलेंस करता है।
सर मैंने कीड़े का एक पैर तोड़ दिया तो, अरे कौन सा दुश्मनी है यार, वो डूब सकता है क्योंकि वेट कहीं बैलेंस नहीं हुआ तो। ऑयल में रख दिया था सर, है ऑयल में, ऑयल तेल होता है। यदि तेल डाल दिया, क्या पैर तो सही सलामत है कीड़े के, लेकिन तेल डाल दिया तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। तो एक पैर पे लगने वाला फोर्स हमने देखा टी cos थीटा इंटू 2πr, 6 पैर का 6 से गुना किया, टी कम हो गया, पहले तो वेट बैलेंस था। तो जनरली इसीलिए तेल डाल देने को कहते हैं कि मच्छर जो बैठ के पहले आराम कर रहा होता है पानी पे, अब जब तेल डाल दोगे तो वो बैठ के आराम नहीं कर पाएगा। और बड़ा समझदार होता है, एक मच्छर डूब गया दूसरा नहीं जाएगा वहां बैठने। ये नहीं कि ये तो पहले को पता था, दूसरा समझ गया कुछ गड़बड़ है, अब बाय चांस बैठ ही गया तो तुम्हारा क्या जाता है, एक बार तो तेल डाल दिया वो भी डूब जाएगा। तो वो सेफ्टी के लिए वहां क्या हुआ, सरफेस टेंशन आपने कम कर दिया। तो आप इस निडल के बैलेंस को फील करो, कोई एक बैलेंस आप देखने लगोगे तो आपका काम बन जाएगा कि सरफेस टेंशन सरफेस की प्रॉपर्टी है। सरफेस को एक मेम्ब्रेन की तरह देखो और निडल उस पे लेटा हुआ है, तो उसके किनारे पे आएगा टेंशन, उसका जो सरफेस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर लो, और ट्वाइस इसलिए क्योंकि निडल के लेफ्ट साइड में जो है, लेफ्ट साइड वाले मॉलिक्यूल सरफेस टेंशन दे रहे होंगे, और लिक्विड के निडल के राइट साइड वाले लिक्विड के मॉलिक्यूल राइट साइड सरफेस टेंशन दे रहे होंगे, तो इसलिए डबल करना पड़ेगा। और वो वेट को बैलेंस कर रहा है, तो बढ़िया, ये इक्वेशन लिखना सीखो। ये आप देखते हैं बर्तन, एक है ग्लास का बर्तन, ग्लास नहीं पसंद आया तो लेड कह देता हूं, शायद काम चले। दूसरा है सिल्वर का, और तीसरा कर देता हूं, ये ग्लास लेड हो गया, ये सिल्वर हो गया, ये फिर से ये लेड है। इसमें रखा हुआ है पानी, इसमें भी रखा हुआ है पानी, और इसमें रखा हुआ है मरकरी। अब मुझे ये बताओ, तीनों के सरफेस, फ्री सरफेस को जो हम देख रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा अलग दिख रहा है। तो ये जो मॉलिक्यूल हैं और यहाँ जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, वो लिक्विड के सब तरफ ग्लास से जो एंगल बना रहा है थीटा, उसे देखो। इस थीटा को हम कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, और तीन तरह दिख रहा है, एक्यूट, 90, ऑब्ट्यूस। वेटिंग लिक्विड, नॉन वेटिंग लिक्विड। ऐसा करो कि मरकरी वाले ग्लास को खाली कर दो, उड़ेल दो मरकरी को बाहर, तो वो एक भी मॉलिक्यूल मरकरी का ग्लास से चिपका नहीं मिलेगा, वो भाग जाएगा। तो नॉन वेटिंग है, वो भिगोता नहीं है, वो वेट वर्ड भींगने से रिलेटेड, स्पेलिंग अपना ठीक ठाक कर लेना गड़बड़ हो। तो वेटिंग नॉन वेटिंग का सेंस है, एक जो नहीं भिगोता है लिक्विड सरफेस को, और दूसरा जो भिगोता है लिक्विड सरफेस को। यदि लेड कांच वाले ग्लास से पानी को निकालकर बाहर फेंकेंगे तो घर में देखते होगे उसको रखने से पहले कपड़ा से पोंछ के रखा जाता होगा,
यदि ग्लास कभी कभार यूज में आ रहा है तो, ये नहीं कि वो धो के रख दिया। यदि कभी कभार यूज में आता है तो पानी आप उसके उड़ेलने पर कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल पानी के ग्लास से चिपके मिलेंगे। हाँ, लाइव एग्जांपल, ग्लास में पानी भर के देख लिया। और अब इस पॉइंट को समझिए, कुछ वाटर प्रूफिंग एजेंट होता है। किसी सरफेस को आप यदि वाटर प्रूफ बनाना चाहते हैं तो वाटर प्रूफिंग एजेंट उस सरफेस पे डाल देते हैं। वो क्या करता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट को, लिक्विड का उस सरफेस के साथ जो एंगल ऑफ कांटेक्ट था उसको एक्यूट से ऑब्ट्यूस में बदल देता है। तो जब वो एक्यूट था तब तो वो वेट करता, भिगोता सरफेस को, और यदि ऑब्ट्यूस बना दिया तो वो अब सरफेस को नहीं भिगोएगा। और प्रैक्टिकली आप देखना चाहे तो कपड़े वाला एक झोला लेते हैं और उसमें किताब रखते हैं, और अब यदि बारिश में उस झोले को लेके जाएंगे तो किताब भीग जाने वाली है। लेकिन कपड़े वाला आप झोला लेते हैं, उस पे मोम लगा देते हैं, वैक्स। तो वैक्स जो लगा दोगे, देखना उसमें पानी जो है, पानी फिर कपड़ा में नहीं घुसने की कोशिश करेगा। वैक्स पे मॉलिक्यूल वो गोल बन के बैठा रहेगा, लेकिन वो फैलेगा नहीं वहां पर, वो उनमें एंगल ऑफ कांटेक्ट को वो बदल देता है। तो जिसके कारण वो अब वाटर जिस सरफेस के लिए पहले वेटिंग कैपेबिलिटी वाला था, अब नॉन वेटिंग कैपेबिलिटी वाला हो गया। ऐसा ही कुछ यूज कर सकते हैं। वाटर प्रूफिंग एजेंट के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि वो एंगल ऑफ कांटेक्ट को क्या करता है, तो एक्यूट से ऑब्ट्यूस कर देता है। अब इनमें हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलों के इंटरेक्शन के बारे में। तो मॉलिक्यूलों का इंटरेक्शन दो कैटेगरी में रखा गया है, कोहेसिव एंड एडहेसिव। यदि सेम मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल का वाटर के मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कोहेसिव फोर्स। और वाटर के मॉलिक्यूल का ग्लास के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन की हम बात करते हैं तो एडहेसिव फोर्स। तो सोचो, किनारे वाला मॉलिक्यूल ऊपर चला गया, तो ऊपर चला गया है तो इसमें कौन सा फोर्स डोमिनेट करता होगा, ग्लास का लेड के साथ, या ग्लास ये लेड का वाटर के साथ, या वाटर का वाटर के साथ, कौन सा डोमिनेट करता होगा? क्योंकि किनारे वाला जो वाटर का मॉलिक्यूल है ग्लास के कांटेक्ट में, उस पे दो फोर्स लग रहा है, एक ग्लास लगा रहा होगा और दूसरा वाटर लगा रहे होंगे। फील करो, वो ऊपर चला गया तो ऊपर ले गया, मतलब कौन डोमिनेट करता होगा? तो एडहेसिव डोमिनेट करता होगा कोहेसिव के रिस्पेक्ट में, वाटर का कोहेसिव। और वो जो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं वहां एडहेसिव से कोहेसिव डोमिनेटिंग होगा। इसीलिए कोहेसिव डोमिनेटिंग होने के कारण हम देख रहे हैं कि वो नीचे चला है। इसमें सर ऐसे बोलते हैं एडहेसिव चीजें, जैसे फेविकॉल एडहेसिव है, उसमें यूज करते हैं इस टर्म को। हाँ, तो एडहेसिव क्यों? क्योंकि फेविकोल को लेकर कोई दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूलों को ना आप चिपका रहे हैं, वो इंटरेक्शन एक मॉलिक्यूल का किसी दूसरे मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के साथ है ना, इसलिए वहां टर्म क्या यूज करते हैं, एडहेसिव। एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ फोर्स है, इसीलिए वहां एडहेसिव वर्ड यूज करते हैं। और कोहेसिव सेम मॉलिक्यूल का सेम मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन होता है। अच्छा, ये किनारे वाला जो मॉलिक्यूल है, उस किनारे वाले मॉलिक्यूल को हमने क्या देखा कि एडहेसिव फोर्स के कारण वो थोड़ा सा वो ऊपर गया हुआ है। तो आप यहां ध्यान रखिएगा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट यदि लेस देन 90 है तो एडहेसिव डोमिनेट कर रहा है। अब एक काम करिए, अभी हाइड्रोडायनामिक्स वाले में भी एक दिन हमने नहाने की सोची थी, तो आज भी सरफेस टेंशन में एक दिन नहाने के विचार करो। नहाना मत, ठंड का मौसम, टॉवेल लेके गए बाथरूम, पानी भी बाल्टी में भर लिया, अब पक्का था कि नहाएंगे ही,
लेकिन हाथ डाल के देखा तो मूड बदल गया। पानी जोड़ा, ज्यादा ठंड के कारण पसंद नहीं आया, नहाने का मूड था, सोचा कि ठीक है ना, आज नहीं तो कल नहा लेंगे, कोई नहीं। टॉवेल को भी वहीं फेंका, जो लटक गया नल के ऊपर और कुछ पार्ट टच करने लगा पानी के सरफेस को। फिर चले आए पढ़ाई वढ़ाई करने। कुछ देर बाद जाके देखते हैं कि आज नहीं तो कल नहाएंगे, टॉवेल तो रख लो कम से कम संभाल के। तो आपको क्या लगता है, क्या टॉवेल ऊपर थोड़ा भीग गया होगा ऊपर तक? तो ग्रेविटी के अगेंस्ट टॉवेल में ऊपर पानी गया, तो ये आश्चर्यजनक घटना हुई। टुल्लू पंप लगवाया था तो गया कैसे ऊपर? पानी टॉवेल के रेशों में ग्रेविटी के अगेंस्ट बाल्टी से ऊपर कैसे गया? ऊपर से नीचे तो ग्रेविटी के कारण आ जाता है, नीचे से ऊपर कैसे गया? कुछ ना कुछ तो रहस्य है। सोचो, एग्जाम का डेट नजदीक आ गया, ओ भगवान जी बजरंगबली एक दिन अगरबत्ती जलाया, आज दीपक लेके चलते हैं। तो दीपक जलाने के लिए लिक्विड या तो रिफाइंड ऑयल या घी पिघला हुआ आपके दीपक में है, और उसमें एक कॉटन का बाती आप लगाते हैं, जलता है। आपने बाती को भिगोया तेल या घी में और वो ऊपर तक है, ऊपर, और वहां आग जलाई आपने, तो जल कौन रहा है, बाती या उस दीपक में रखा घी या तेल जल रहा है? घी या तेल जल रहा है। जल कहाँ रहा है? बाती के ऊपर वाले सिरे पे, और रखा कहाँ हुआ है? नीचे। जलने के लिए ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना है उसे। ये तो रहस्यमय घटना हो गई। और ये ऊपर गया कैसे? जय हो बजरंगबली। ये ऊपर गया कैसे? और सोचो, आप सब लोग जानते हैं पेड़ के पत्तियों को भी पानी चाहिए, तो वहां भी जाएगा नीचे से ऊपर लिक्विड, तो वो भी तो एक ग्रेविटी के अगेंस्ट, वो भी तो टुल्लू पंप लगवाएगा सारा पेड़ कहाँ से? तो वहां भी कुछ अलग अलग घटनाएं हैं जिनमें हम मॉलिक्यूलर लेवल पर कुछ हो रहा है ये सोचते हैं। तो होता क्या है कि जब टॉवेल के रेशों के बारे में सोचें, वो कॉटन का बना हुआ है, तो पाइप्स की तरह दिखेगा आपको। उनमें से कोई एक पाइप सोचिए और उसको फिर जूम कर दीजिए और उसको देखिए पानी में आया हुआ, और किनारे वाले सरफेस को देखिए। किनारे वाले सरफेस पे सरफेस टेंशन के कारण फोर्स इधर है, और वो किनारे वाला मॉलिक्यूल उस जगह पर बैठा यदि होगा तो उसको इधर खींचने वाला भी कोई फोर्स लगा रहा होगा, और वो भी उतना ही लगा रहा होगा जितना नीचे लग रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन पे, और ये ग्लास लगा रहा होगा। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा इधर है, तो इधर भी तो टी का इधर कंपोनेंट हो गया टी कॉस थीटा, और इधर हो गया टी साइन थीटा। ये इधर भी ऊपर टी कॉस थीटा, और ये ऊपर ही क्यों? तो यहाँ पर ये पैराबोलाइड एक सरफेस दिखेगा आपको। यदि ये आर रेडियस का है तो वो जो लेंथ जहां वो टच कर रहा होगा ग्लास को, वाटर का सरफेस, वो हो जाएगा 2πr, और वो 2πr लेंथ में हर एक जगह ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, उसके कारण ये बढ़ते बढ़ते कहाँ चला आने वाला है? कुछ ऊपर तक। और वो कहां तक आ गया? लिक्विड के सरफेस से कितना ऊपर आ गया ये लिक्विड उस टॉवेल में? तो क्या लगता है कि आप यदि 2-3 दिन छोड़ देंगे तो टॉवेल में बाल्टी में एक तरफ से पानी जाके दूसरे तरफ से गिर रहा होगा, एक फवारा बना दिखेगा, या नहीं एक खास हाइट तक चल के रुक जाएगा? जनरली देखेंगे तो एक खास हाइट, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, एक खास हाइट तक पहुंच करके रुक गया होगा। और वो खास हाइट यदि h हम देख रहे हैं तो वहां पर क्या बैलेंस देखेंगे? ऊपर जो था t cos थीटा इंटू 2πr, और नीचे जो है ये इतने हाइट का लिक्विड mg, नीचे जो है ये हाइट का लिक्विड mg, ये हम इन दोनों को बैलेंस कर देते हैं 2πr इंटू टी कॉस थीटा, और ये किसके बराबर कर दिया? mg के। 2πr इंटू टी कॉस थीटा ये बैलेंस कर देते हैं 4 सिलिंड्रिकल देख रहे हैं, सिलिंड्रिकल देख रहे हैं तो πr² h इंटू रो इंटू जी। तो यहां से t आ गया अपने पास, पाई तो चला गया दोनों तरफ से, एक r भी चला गया दोनों तरफ से, t आ गया
या एच आ गया, एच को फ्री करते हैं, हाइट हाइट देखने का विचार कर रहा हूं, 2t cos थीटा बाई आर रो जी। और यदि यही एक्सपेरिमेंट आप करेंगे एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम वाले जगह पे, तो जी के बदले जी इफेक्टिव यूज कर लीजिएगा। यदि एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम में है तो जी के बदले जी इफेक्टिव यूज कर लीजिएगा। एम ए एम जी का एम ए सीरो एम जी का रिजल्टेंट का एम से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगा। इसमें mg वो लिक्विड है ना जो ऊपर गया। हाँ, बाकी का लिक्विड तो खुद अपना बैलेंस है, जो अनबैलेंस होता वो तो ये खींच के ले गया कितना, तो एक खास हाइट तक जो लिक्विड है उसको, उसके वेट को बैलेंस कर रहा है ये सरफेस टेंशन। और देखना, यदि मरकरी के बर्तन में एक ट्यूब ग्लास वाला डाल दोगे तो उस ट्यूब में लिक्विड ऊपर नहीं जा करके लिक्विड नीचे चली जाएगी, क्योंकि थीटा यदि एक्यूट एंगल के बदले ऑब्ट्यूस रखोगे तो cos थीटा निगेटिव आएगा। एच निगेटिव मतलब नीचे चला गया, ये बताएगा। स्ट्रेस नंबर हो गया, डी स्ट्रेस, जिसको स्ट्रेस है वो ऐसे करता है स्ट्रेस है। हाँ, ये स्ट्रेस की चर्चा कर रहे हो, विस्कोसिटी में जो न्यूटन्स लॉ था उसमें F बाई ए जो था ना, लिक्विड का एक सरफेस दूसरे सरफेस पे जो फोर्स लगा रहा था, उसके लिए कभी कभी स्ट्रेस टर्म भी यूज कर देता है, क्योंकि F बाई ए को इलास्टिसिटी में हम लोग स्ट्रेस कॉल करते हैं। तो इस इलास्टिसिटी पढ़ेंगे तब भी चर्चा कर दूंगा। तो किसी किताब में कभी कभी स्ट्रेस टर्म आ गया है, तो F बाई ए के कारण न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में। अब यहाँ एक कंसेप्ट और आता है, वो आज नहीं आएगा। चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं, कहानी कंटिन्यूड रहेगा, ठीक है। लिक्विड के सरफेस को फिर से एनालाइज करेंगे अगले टर्न पे भी। चैप्टर कितना बज रहा है? अभी तो शुरू हुआ है, अभी देखते हैं।